जब अंग्रेज यहाँ आता है तो ये सिंधिया के नीचे था। थी तो ये बादशाह की ज़मीन, खालिसा लैंड कहते थे इसको, खालिसा ज़मीन कहते थे, यानी कि बादशाह के परिवार की ज़मीन, उसकी खुद की ज़मीन। लेकिन असलियत में उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी और उसने, जैसा मैंने बताया, मराठों को दे रखा था अपना टैक्स कलेक्शन का काम। तो मराठों में से जो उनका जो आज ग्वालियर का जिसको राजा कहते हैं सिंधिया, यहाँ पे वो इस इलाके का इंचार्ज था। तो ये व्यवस्था 1803 में अंग्रेज आ गए, उन्होंने सिंधिया को हरा दिया। नसवारी नाम की जगह है मेवात में, वहाँ पे युद्ध हुआ था आखिरी, जिसमें उनको उन्होंने फाइनली हरा दिया था। और उसके बाद अंग्रेज इस पे, तो मुगल बादशाह ने वो अपनी लगान की जो जिम्मेवारी थी अंग्रेजों को दे दी। लेकिन 1833 तक जो व्यवस्था चली वो लगभग जो मुगल समय से चली आ रही थी व्यवस्था वही थी, क्योंकि एकदम से इतने वो नहीं, वहाँ से इंग्लैंड से कोई इतने अधिकारी और ढांचा थोड़ा लेके आए थे कि आज ही भेज दिया, पोस्टिंग निकाल दी, फलाना तहसीलदार, फलाना डीसी। धीरे धीरे हुआ। पहले जो नाजिम वगैरह चल रहे थे वो चलते रहे, जो कोर्ट कचहरी की व्यवस्था थी मुगल काल में वो चलती रही। और उस काल में व्यवस्था क्या थी कि भाई जो, जैसे उस व्यवस्था का एक बड़ा अंग था कि भाई एक औरत का या एक हिंदू की जो गवाही है वो नहीं मानी जाएगी अगर उसके बरखिलाफ एक मुस्लिम मेल गवाही दे रहा है। तो इस तरह की वो व्यवस्था लगभग सन 33 तक चली, 1833 तक। इस दौरान अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे लगान व्यवस्था अपने हिसाब से बनाने की शुरू की। कई जगह उन्होंने गलतियाँ की तो हमारे गाँव ने, उन इलाकों ने विद्रोह किया। कई जगह उनकी व्यवस्था शुरू से ही ठीक बन गई तो वो इलाके ठीक चलते रहे। लेकिन ये एक ऐसा पीरियड था 1833 तक, काम पूरी तरह जमा नहीं था। नई जो व्यवस्था आई थी वो पूरी तरह जमी नहीं थी इन 30 साल, उसको ये 30 साल लगे। 33 से 56 ये पीरियड है जिसमें वो पक्के तौर पे जम गए और उन्होंने अपनी व्यवस्था लागू करनी शुरू कर दी। अब इस व्यवस्था के तहत इस दौरान उन्होंने ज़्यादातर जो सिख छोटे छोटे राजा बने हुए थे अपने उत्तरी हरियाणा में, कलसिया, सदौर, रदौर, इन जगहों पे किसी के पास 2 गांव, किसी के पास 10 गांव, उनको हटा दिया, उनको मिला लिया। और इसके अलावा एक और काम हुआ कि भाई वो उस समय उनके जो मिशनरी थे, जो धर्म परिवर्तन करने के उसमें थे, उनका काम बढ़ा और जिसके कारण वो एक 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण बने। नेक्स्ट प्लीज। अब 1857 का विद्रोह हुआ, इसमें हरियाणा की भूमिका जो है, वो जो असली भूमिका है असली लोगों की, वो उसका कहीं जिक्र होता ही नहीं है। आप सब ने 1857 कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। किसी ने 3rd लाइट बंगाल कैवलरी का सुना है नाम? कोई भी, चाहे वो विद्वान है चाहे छात्र है, मुझे बता दे। यूनिट मेरिट में थी, उसका इसमें योगदान क्या था वो मैं पूछ रहा हूँ कि हरियाणा के 1857 के बारे में जब जिक्र होता है तो क्या हम 3rd कैवलरी का जिक्र करते हैं? नहीं करते। 3rd कैवलरी कौन थे? 3rd कैवलरी में 3 जातियां थी। 56% मुसलमान थे जो रांगड़ थे, कलान और रोहतक के इलाके से थे। बाकी जो 44% बच गए वो राजपूत और जाट थे, झज्जर, रोहतक, हिसार के इलाके से। ये यूनिट है जो पहला विद्रोह करती है मेरठ में 10 मई को। 11 मई को आके ये यूनिट है जो दिल्ली पे कब्जा करती है, दिल्ली में विद्रोह शुरू कराती है, बादशाह को मजबूर करती है कि तुम विद्रोह का नेतृत्व करो। 13 मई को ये यूनिट है जो गुड़गांव पे कब्जा करती है, ठीक है। और उसके बाद ये दिल्ली की लड़ाई में 20 सितंबर तक हिस्सा लेती है। उसके बाद वहां से निकल के ये जाते हैं आगरा के पास, अगला जो अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। और आखिरी युद्ध एक यूनिट के तौर पे ये लड़ती है, खड़ी नदी नाम की जगह है बुलंदशहर के आगे, वहां पे मार्च 30-31 1858 को। उसके बाद जब वो विद्रोह बिल्कुल खत्म हो जाता है और जब
माफ़ी दे दी जाती है, विक्टोरिया का शासन आता है, एक आम माफ़ी की घोषणा हो जाती है, तो ये जो बचे हुए थे ये वापस अपने घरों में आते हैं। और आजकल जो, मैं किसी ये नहीं कह रहा कि फलाना पार्टी या फलाना पार्टी, लेकिन आज बड़े बड़े देशभक्त बने घूमते हैं कि हमने तो बिराना के तीर मार दिए थे और के कर दिया। ये लोग जो वापस आए, इनको लोग अपने घरों में नहीं आने देते थे, इस डर से कि कहीं प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे। कुएं पे पानी पीने चले जाते, पानी नहीं दिया करते, इतने डरा करते। उन परिवारों को अलग निकाल रखा था, जो ये आज के दिन 30 मार खा बने आंडे। एनीवे, इस दौरान हमारे हरियाणा में युद्ध हुए, लगभग मेरे हिसाब से 20 बड़े लड़ाइयाँ हुई 1857 के दौरान, जिनमें से बला गांव है और नारनौल मेवात एरिया में काफ़ी हुआ, और नजफगढ़ की बैटल होती है बादली की। तो इस तरह से लगभग 20 बड़ी लड़ाइयाँ हमारे इलाके में दी गई, जो समय के अभाव के कारण हम हर एक का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें आएंगी, इतिहास का हिस्सा बनेंगी। नेक्स्ट प्लीज। अब हम आते हैं 1858 के बाद के समय में। ये 1858 से 1900 तक का पीरियड ऐसा है जिसमें कोई संस्था नहीं थी जो अंग्रेजों के सामने खड़ी हो, कोई संस्था नहीं थी, कोई पार्टी, कोई दल, कुछ नहीं था। अगर है तो मुझे बता देना, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा। अंग्रेजों का एक छत्र राज था। 1877 में उन्होंने एक बड़ा दरबार किया था, जो हम बात कहते हैं ना, वो कौन सा, अश्वमेध युग। सारों को बुलाया था, सारे हाजिर हुए थे, सारों ने सलाम ठोका था। तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड में हमारा जो था, जो आर्थिक तंत्र है वो बदली होने लगता है। उसके दो कारण होते हैं। पहली बात तो कि हमारे पहले क्या, फौजें जो होती थी वो खड़ी होती थी अपने अपने कबीले, अपने अपने धर्म के आधार पे। जैसे मुगलों की फौज थी तो आमतौर पे उसमें सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग होते थे, पर्शिया से आए हुए लोग होते थे, अरब होते थे, इवन भारत के मुसलमान बहुत कम होते थे। इसके अलावा जो राजपूत राजा थे उनके अपने अपने, जोधपुर वाले के राठौर, एक के सिसोदिया, फलाने के मेवाड़ वाले के, तो इस ढंग से था। उन्होंने जो अंग्रेजों ने सेना बनाई, वो बनाई आदमी की क्षमता के आधार पे, कि अगर आपके अंदर ये फिजिकल कैपेबिलिटी है तो आप भर्ती हो सकते हो। भर्ती के नियम बना दिए, भाई कोई भी आओ, ये नियम पूरे करो, भर्ती हो। तो हमारे बहुत से लोगों को अब फौज में जाने का मौका मिल गया। अब फौज की जो, अच्छा दूसरी चीज जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी कि भाई 30 तारीख को आपकी तनख्वाह आपके हाथ में आ जाएगी, तो आपके कैश आने लग गया। जो अकाल था उसके खिलाफ आपके पास थोड़ा बहुत एक ऑल्टरनेटिव खड़ा होने लग गया कि अब आप, अकाल जैसे ही पड़ा और कृषि नहीं हुई तो आप बिल्कुल लाचार नहीं हो गए। अब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है जिससे आप सामान खरीद सकते हो। तो वो जो अर्थव्यवस्था मैंने शुरू में बताया था, जो खेती से शुरू होती थी, अब वो शुरू होने लग गई इससे भी, पैसे से भी। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में 1885 में जो फौज से तनख्वाह और पेंशन आने लग गई थी, वो यहाँ से जो लगान लिया जाता था उसके लगभग बराबर थी। यानी जितना वो अंग्रेज लगान ले रहा था उतने हमारे लोग सर्विस करके कमा के ला रहे थे। तो एक वो बैलेंस सा आ गया, लोगों के आर्थिक स्तर ठीक होने लग गया, उनके अंदर नई चीज़ों की जागृति आने लग गई, क्योंकि वो बहुत सी अलग अलग जगहों पे जाके सर्विस करने लग गए। जैसे मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूँ कि एक वो गीत है हमारे, जो बान बैठते हैं, छोरा छोरी कोई सा भी बान बैठे तो भाई ताता पानी समुद्रा का, बेटी नहाइयो है बनवारी की, पोती नहाइयो है फलाने की, है ना, पता है ये गीत? तो बोला करो, सुबह रोटी नहीं मिली तो बोलो। तो है भाई, ध्यान नहीं दिया, फिर बताऊं? हाँ हाँ,
यही तो मैं बता रहा हूं कि ये जो गीत है, ये इसके अंदर अगर आप इस गीत को ध्यान से सुनोगे तो वो कह रही है ताता पानी समुद्रों का। कितनों को पता है कि समुद्र का पानी गर्म होता है? सच्ची बताओ मेरे को, अभी मैं कह रहा हूं कि गर्म होता है पानी समुद्र का, उससे पहले कितनों को पता था? आप तो पढ़े लिखे हो, उस समय तो वो तो जो हमारी माताएं बुआएं थी वो तो अनपढ़ थी। हमारे तो जहाँ पे हमारे गांव और ये हमारा एरिया है, इससे तो 1000 किलोमीटर तक भी समुद्र नहीं है। उनको किसने बताया? उनके भाइयों ने, पतियों ने, जो बाहर जाके सर्विस करके आए, समुद्री जहाज से गए, वापस आके बताया, अरे मैं अचंभे की बात बताता हूं, समुद्र का पानी तो गर्म हो। वो इतने अचंभे की बात थी कि उन्होंने गीत में पिरो दिया। तो ये जो हैं, ये हमारी जो इतिहास है उसके छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। हम किसी और ने एक बड़ी ऐसी किताब में जो लिख दिया उसको पढ़ के इतिहास मान लेते हैं। तो ये जो चीजें थी, इनसे आपकी अर्थव्यवस्था बदली हुई। नेक्स्ट प्लीज। ड्रेस, वापस जाना। ड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रेस बदली हुई, जिसको आज आप सिर्फ एक फैशन के रूप में मानते हैं। जो आजकल जो भी आपका यूथ फेस्टिवल होता है, या वैसे भी जहाँ पे भी कोई हरियाणा संस्कृति परिधान में किसी को, लड़की या स्त्री को दिखाना होता है, तो एक लंबा सा कुर्ता पहनती हैं दामन के ऊपर, हैं? पहनती हैं? भाई मेरे कान में बूढ़ा हो रहा हूँ, बहरे हो रहे हैं, थोड़े जोर तो बोला करो। हाँ, न्यू बोलो। हाँ, यो फिर तो बोल के देखा, ये सारे इतना ही बोलेंगे। हाँ, इतना बोलना है भाई। तो ये जो है असलियत में ये कुर्ता है नकल इंडियन कैवलरी कुर्ते की। अगर जो हमारे जो कैवलरी यानी घुड़सवार सेना थी, जिसमें हमारे बहुत से पूर्वज जाते थे, जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, इनके गांव से पूरे का पूरा दस्ता 125 आदमियों का 7th हरियाणा लांसर का दस्ता गोची गांव से, इस ढंग से जाते थे लोग। तो ये जब जाते थे, भाई फौज का काम लड़ना है और युद्ध में वीरता ही काम आती है, तो वो जब वीरता के किस्से अपने घरों में बताते थे, तो एक सामूहिक फैसला लिया गया, पंचायत हुई कि भाई हमें अपनी जो ये वीरता है इसको दिखाना चाहिए अपने रोजाना के उसमें। तो आदमी जो कमरी पहना करते उनका भी कुर्ता बदली किया गया कि भाई ये कुर्ता इसी की नकल होगा जो कुर्ता हमारे लोग पहन के लड़ते हैं, और स्त्री का भी बदली किया गया। अब धीरे धीरे आदमियों ने तो उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो स्त्री वर्ग है वो इसको नहीं छोड़ेगा। ये एक यादगार है आपकी वीरता की। नेक्स्ट। ओके, इस दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ग्रेट हेज। एक बड़ी, जैसे आजकल हम भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखते हैं कांटेदार तारों की बाड़ बनी हुई है। एक ऐसी बाड़ बनाई थी अंग्रेजों ने जो लगभग हरियाणा के मध्य से गुजरती थी, नमक की स्मगलिंग रोकने के लिए। तो आपको याद होगा, आपको तो याद नहीं होगा, पर आपने माता पिता से पूछना, वो उनको जरूर याद होगा कि दादी उनकी ये कहा करती कि नमक गिरा दिया ना तो आख्या तो चुगना पड़ेगा, कहा करती। हाँ, तो इसके पीछे कहानी ये है कि नमक मिलना बहुत मुश्किल था, उसकी कीमत खुले बाजार में ज्यादा थी, हर कोई खरीद नहीं सकता था। स्मगल्ड को पकड़ने के लिए उन्होंने वो बाड़ बना दी थी ताकि जो भी नमक आए उस पर वो टैक्स लगा सकें। और नमक एक बड़ी दुर्लभ वस्तु हो गई थी, ये हमारे इतिहास का हिस्सा। अब नमक ना होने से आप सोचोगे या कि यूं के इतिहास हो गया, नमक ना था, ना था। नमक ना हो तो आदमी बीमार हो जाता है, उसके अंदर कई किस्म की बीमारियां आ जाती हैं। बगैर मीठा खाए आदमी की जिंदगी बढ़िया चलेगी, बगैर नमक खाए आदमी मर जाएगा तवड़ा है, किससे डॉक्टर दो पूछ लियो। तो ये एक इतिहास का हिस्सा होना चाहिए। हमारे रिसर्चर्स को इस बात पे रिसर्च करनी चाहिए कि क्या हुआ था उस समाज के ऊपर असर,
कितने बीमार हुए, क्या हुआ, कैसे उसके ऊपर पाला पाया गया। इरिगेशन यानी नहरों का जाल, उस समय अंग्रेज़ों ने काफ़ी काम किया। दोनों चीज़ें थी भाई, उनका भी फ़ायदा था कि भाई जितने ज़्यादा आमदनी होगी उनका भी रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और हमें भी फ़ायदा था कि नहरों का पानी आने लग गया। तो हम जो वाटर शेड पे बैठे थे, जैसा मैंने शुरू में बताया था, जहाँ पे कोई नदी नहीं थी वहाँ पे अब पानी आने लग गया। कुछ चीज़ें जो अब कहने को लोग कहते हैं कि भिवानी फला इतना पुराना, भिवानी अंग्रेज़ों का बसाया हुआ मार्केट था। अंग्रेज़ों के आने से पहले कोई भिवानी नहीं था। हिसार उजड़ा हुआ था, हाँसी उजड़ा हुआ था। हमारे यहाँ पे जो गुड़ियानी गांव है, उसके अंदर उसके आसपास घोड़े बहुत पाले जाते थे। गुड़ियानी गांव का जो घोड़ों का मेला होता था, एशिया में उस समय का सबसे बड़ा मेला होता घोड़ों का। चलो नेक्स्ट। जैसे मैंने अकालों की बात की, तो ये मैंने कुछ अकाल आपके सामने लिखे हैं। ये जब हम छोटे थे तो ये लोगों की जो सामूहिक मेमोरी है, यादाश्त है, उसके अंदर ये बड़े ताज़ा थे। मेरे चाचा इन सब के नाम चालीसा नबिया फटाफट बता दिया करते, क्योंकि ये डर अभी तक हमारे दिल से गया नहीं था कि कहीं अकाल फिर ना पड़ जाए। अकाल पड़ता था तो लोगों को काम धंधे की ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था। ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं कि जहाँ पे लोगों ने सहपरिवार यमुना नदी में घुस गए कि भाई आत्महत्या करो, और तो कोई रास्ता है नहीं, खाने को मिला नहीं, तो भाई ये आत्महत्या। ये इन अकालों से हालत हो जाती थी। तो इस दौरान एक अच्छी बात हुई कि जो राज्य व्यवस्था थी उसने एक अपना अकाल के खिलाफ कानून बनाया। डीसीज को जिम्मेवारी दी गई कि वो अकाल के खिलाफ लड़ेंगे और ये महामारी के खिलाफ लड़ेंगे। टेंट लगाए जाते थे, वो टीका लगाने के लिए। लोग टीका लगवाते नहीं थे, जैसे अब हो रहा था ये कोविड के टाइम में कई लोग नहीं लगवाते थे, तो ये काम उस टाइम भी होते थे। कानून बना था जो अब कुछ दिन पहले फिर से वो इस्तेमाल करने लगे थे। वो उसी समय का बनाया वो कानून है कि अगर कोई टीका लगवाने से मना करेगा तो उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको बाहर अलग रहना पड़ेगा, ज़बरदस्ती उसको अलग एकांत में डाला जाएगा। तो ये एक उसके समय के हैजे की कैंप की फोटोग्राफ है जो बवाना के पास लगा हुआ था। इससे ऊपर जो पेंटिंग है वो है जो यमुना में लोग अपनी आत्महत्या करने घुस रहे थे। नेक्स्ट। ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बनाई, ये इतिहास में हैं, दर्ज हैं ये सारी चीज़ें। मैं कहीं बदानी में बैठ कर ना बनाई है, पर हमारे थोड़ा अभी तक इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, तो वो नहीं सामने लाए हैं कोई। कानून व्यवस्था लागू हो गई, वो जो पहले था कि अराजकता थी वो ख़त्म हुई इस दौरान। फोर्ट्स और टाउन जैसे मैंने बताया ही, ये जींद, हाँसी, हिसार, ये दोबारा भिवानी नया बसा, अम्बाला नया बसा। हिसार के किले में कोई 50 से ग्रांगड़ों के परिवार रहा करते, बाकी सारा शहर खाली था, वो दोबारा बसाया गया। चलो एजुकेशन। अब ये एक सच है कि हमारे यहाँ पे स्कूल होते थे, लेकिन वो स्कूल एक कार्य से संबंधित होते थे। जैसे महाजनी के स्कूल में जिसको व्यापार करना है वो सीखता था। अकाउंटिंग, वो बेसिकली एक अकाउंटिंग का स्कूल होता था। ये स्कूल होते थे वो जिसने पहले अकाउंटिंग कर रखी है वो अब दुकान पे बैठना बंद हो गया, तो वो अब टीचर बन गया। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको सिखाने लग गया। तो इस समय ऐसे ही जिनको भाई धार्मिक कर्मकांड में जाना था उनको सिखाने के लिए पंडित जी थे, जिनको मुस्लिम कर्मकांड में जाना था उनके सिखाने के लिए मौलवी थे। लेकिन जो ये सर्टिफिकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, ये नहीं थी। जो आज जिसके अंदर आप पढ़ रहे हो, जिसके अंदर सभी को एडमिशन लेने का अधिकार है, सभी को सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, टीचर्स के सिलेक्शन का एक पैमाना दिया गया है, ये नहीं था। तो ये व्यवस्था इस दौरान आती है।
पर एक ये जब ये पढ़ाई का प्रचार हुआ तो एक बड़ी बेकार सी अच्छी बात नहीं हुई, वो हुई कि ये जो हमारी धार्मिक आइडेंटिटीज़ है ना, ये बड़ी स्ट्रांग होने लग गई। हर कोई फिर दूसरे वाले को उस निगाह से, जो पहले इकट्ठे रहा करते, जैसे भाई मुसलमानों के, हमारे यहाँ जो मुस्लिम रहते थे उनके शादी ब्याह में पंडित जी जाया करते, वो भी अपने हवन करके आया करते और मौलवी उनको निकाह पढ़ाया करता। अब वो उन्होंने वो बुलाने छोड़ दिए। हमने जो पहले पारिवारिक रिश्ते थे कि भाई परिवार का एक अंग था जो धर्म परिवर्तन कर गया था, उसको बुला लिया करते अपने समारोह में, उनके में चले जाया करते, वो बंद हो गया। ये जो एक वर्गीकरण और उसका बहुत स्ट्रेंथनिंग हुई, ये भी एक एजुकेशन की स्प्रेड का हिस्सा है। तो हर एक चीज़ के प्लस माइनसेस होते हैं, जैसे इसके थे। नेक्स्ट, ये हाँ, ये जो थी, ये कहावत उन दिनों में बड़ी मशहूर थी और ये दिखाती है कि एक तरह से अराजकता नहीं थी, क्योंकि अब इसमें आदमी का ध्यान जो है वो अपने अर्थव्यवस्था को सुधार। इसी दौरान हमारा जो हेरिटेज था, आप देखोगे, आप किसी भी शहर में चले जाओ, जो पुरानी हवेलियां वगैरह हैं 1850 की आपको कहीं मिले तो जरूर मुझे बताना कि जी ये चीज़ 1850 की पहले एक आम नागरिक की है। समझे ना आप, कि भाई किसी आम नागरिक जो सफल हुआ, कोई व्यापारी, कोई और उसकी हवेली आपको दिख जाए 1850 से पहले की। आप राजस्थान जाओ, आपको 1550 का बना हुआ किला दिख जाएगा, कोई घर भी मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि 1850 से पहले या तो कुछ बना ही नहीं, और बना तो उसका विनाश किया, तभी हुआ ना, नहीं तो वो भी खड़े रहते जैसे राजस्थान में खड़े हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम आज के इस व्याख्यान को ख़त्म करते हैं। लाइट्स ऑन प्लीज़। जैसा कि मैंने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ पे जो सामाजिक दूरी थी वो ना के बराबर थी, तो उसके बारे में मैं कुछ आपको तथ्य बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये 1932 में जो आज के दिन भी छपता है हिंदुस्तान टाइम्स, उसके अंदर ये छपा था कि जो इसका मैं हिंदी में बता दूं कि भाई जो अंबाला डिवीज़न है उसमें शिमला भी शामिल होता था। तो शिमला को निकाल के वो कहता है अंबाला डिवीज़न शिमला को छोड़ के पंजाब का कभी हिस्सा नहीं रहा। समझे आप? और ये पंजाब से हर ढंग से अलग है, क्योंकि हम 1858 में पंजाब का हिस्सा बना दिए गए थे। तो उसके संदर्भ में ये लिख रहा है कि भाई ये हिस्सा कभी पंजाब का हिस्सा रहा ही नहीं ऐतिहासिक तौर पे। ये तो एक एक्सीडेंट है जो इस प्रोविंस यानी पंजाब सूबे की जो ग्रोथ हुई, जो ये बढ़ा है, जैसे जैसे अंग्रेजों ने नए नए इलाके पकड़े वो उसमें शामिल करते रहे। तो इसका लैंग्वेज अलग है, इसकी कल्चर अलग है, इसका इतिहास अलग है, इसकी ट्रेडिशंस और जिंदगी जीने के तरीके अलग हैं। तो और ये उसका कभी इतने साल बीत गए, 1858 में बनाया था, अब ये 32 में लिख रहा है, लगभग 85 साल हो गए, 84, अभी भी कोई एसिमिलेशन नहीं हुई है। नेक्स्ट, ये एक उस समय जो यहाँ से गुजरे एक बहुत बढ़िया जो थे सिविल सर्वेंट, यानी जैसे ये अपना IAS होते हैं, वो थे मिस्टर डार्लिंग। उन्होंने बड़ा काम किया था हमारे इलाके पे। वो घोड़े पे ही रहते थे, आमतौर पे घूमते रहते थे गांव वगैरह में। तो उनका ये लिखा हुआ है कि इस इलाके के बारे में वो लिखते हैं कि भाई जैसे पंजाब में उस समय का जो पंजाब था, अगर आप उधर वाले पंजाब को लें तो वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य था, लेकिन यहाँ पे वो लिखते हैं कि कल्टीवेटर और जनरली हिंदू, और मोहम्मदन जो है वो भी आधा हिंदू है। जैसा मैंने बताया था, शादी ब्याह की रस्में काफ़ी एक जैसी थी। यहाँ पे थोड़ा सा सूखा इलाका है पंजाब के मुकाबले में, क्योंकि हम वाटर शेड पे हैं, तो हमारे यहाँ नदियाँ पानी कम था, तो हम थोड़ा यहाँ पे पेड़ पौधे कम थे।
गांव पंजाब से दुगने बड़े हैं। ये क्यों थे? क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए थी। सुरक्षा किससे? अराजकता के दौरान जो हमारे ऊपर बाहर से लूटमार करने आते थे। तो हमारे गांव बड़े थे, जहां पे ये खतरा नहीं था वहां छोटे छोटे गांव ढाणियां भी बस जाती थी। यहां नहीं हो सकता था, यहां गांव को बड़ा ही रखना पड़ता था। और मोर यहाँ का बड़ा पवित्र पंछी माना जाता है। तो और फिर वो इसके प्रसार को बताता है कि भाई ये जमुना से इधर, बीकानेर से पश्चिम में, और पंजाब से सतलुज से बटा हुआ, तो ये एरिया को वो बताता है। नेक्स्ट, गांव कैसे थे हमारे कि ये एक छोटे टीले पे, या अब टीले हमारे यहाँ पे कई जगह थे, कई जगह नहीं थे। जैसे उत्तरी हरियाणा में नहीं थे तो वहाँ बनाए जाते थे। जोड़ खोद के मिट्टी इकट्ठी करी, बीच में तीनों चारों तरफ जोड़ खोदे, उनकी मिट्टी बीच में इकट्ठी करी, तो वो थोड़ा ऊंचा हो गया, उस पर गाँव बसाया। वो सुरक्षा के लिए, अगेन जरूरत थी सुरक्षा। सबसे बड़ी जरूरत उस समय थी जिंदगी बचाने की। और then he describes the daily life के कैसे women come to fetch water from the well. Size and layout of the village was an outcome of interaction of historical forces and currents that beset and shaped both the culture and the outlook. बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी में समझाता हूँ। जो गांव का साइज और जो उसका लेआउट था वो हवा में नहीं बना था, उसके पीछे कारण थे जो ऐतिहासिक भी थे और कल्चरल भी थे। यानी कि भाईचारा और सुरक्षा, इन दो कारणों से गांव का लेआउट डिसाइड हो रखा था मोटे तौर पे। और भी कारण है, भाई पानी होना चाहिए, मीठा पानी नजदीक होना चाहिए, लेकिन मोटे कारण ये दो। ओके, नेक्स्ट। एवरेज साइज हमारे गांव का उस समय कितना था कि लगभग 1000 एकड़ जमीन उनके पास होती थी। उस समय लगभग 700 की जनसंख्या होती थी, आज वो बढ़ गई है, लेकिन वो जो जमीन है वो उतनी ही रही है, वो नहीं बढ़ी है, वो बढ़ नहीं सकती। कुछ गांव थे बड़े, जैसे भटगांव है सोनीपत के पास, उससे 15,000 का लगान एक ही गांव से आता था। उसके मुकाबले में मेरा गांव था जिसका कुल लगान 1000 रुपये था। तो भटगांव, इसका मतलब मेरे गांव से 15 गुना बड़ा गांव था। वो तो एक तरह से शहर मानो उस समय का। चलिए नेक्स्ट प्लीज। तो यही बात ये इसमें भी कही गई है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भाई यहाँ पे लोग लंबा जाके खेत में काम करके वापस आने में कुछ बुरा नहीं मानते। बुरा नहीं जाना कोई नहीं चाहता, लंबा कोई नहीं जाता चाहता। जैसे ही आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ठीक होती है तो लोग आजकल खेतों में घर बना के रहने लग गए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। उस समय नहीं थी तो भाई खेती करने चाहे कितनी दूर जाओ, हमारा जो सबसे दूर वाला खेत है वो लगभग 3 किलोमीटर है, जाते थे, क्योंकि वापस आके जो सोना है वो तो भाई एक सुरक्षित जगह में ही सोना है। नेक्स्ट। तो ये था कि भाई इस इलाके के ऊपर पहले हिंदू राजा राज करते थे, फिर पठान आए, फिर मुगल आए, फिर मराठा आए, सिख आए, और अब हम अंग्रेज आ गए हैं। लेकिन एक चीज नहीं बदलती, वो है गांव। वो हमेशा से ऐसा ही रहता है। ये 1875 में जब हिसार डिवीजन का वो सर्वे कर रहे थे तब की उनकी रिपोर्ट में लिखा गया। नेक्स्ट। ये विलेज रिपब्लिक के बारे में एक सिटी मेटकाफ हुए हैं, इनके पिताजी भी यहाँ पे काफ़ी साल सर्विस किए थे। तो उन्होंने लिखा कि भी ये एक गणतंत्र है, हमारे जो गांव हैं वो गणतंत्र हैं। इनके अंदर जो है लोग उसी जगह पे रहते हैं, उनको बीच में अव्यवस्था के कारण उजड़ना भी पड़े तो भी वो वापस वहीं आएंगे, अपने गांव को छोड़ के नहीं जाएंगे। वही जमीन जो घरों में बटी हुई थी वही वापस वो घर जोतना शुरू कर देंगे, चाहे वो 3 पीढ़ी के बाद आए। गांव के अंदर कोई भी बड़ा अन्याय दूसरे के साथ नहीं कर सकता। और
गांव को छोड़ के जाने के जो केसेस होते हैं, भाई आमतौर पे जो कमज़ोर होगा अगर उसके ऊपर ज़्यादा दबाव डालोगे तो गांव छोड़ जाएगा। तो ऐसे केसेस हमारे गांव में लगभग ना के बराबर होते थे। नेक्स्ट, अब आते हैं मॉरल इकोनॉमी। अब देखो इस गांव की व्यवस्था को हम आपस में बात तो कर लेते हैं, ये जितनी बात मैंने अब तक बताई है आप लोगों को भी थोड़ा बहुत इसका अंदाजा है। एक बड़ी बात जो है, जो एक स्कॉलर जो है वो समझता है, वो है कि ये ऐसा क्यों, ऐसा ये जो सिस्टम था ये क्यों चल रहा था, इसका आधार क्या था। इसका आधार था मॉरल इकोनॉमी। मॉरल का मतलब क्या होता है, नैतिक। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, ये एक अर्थव्यवस्था थी जो प्रॉफिट पे आधारित नहीं थी, जो मुनाफे पे आधारित नहीं थी, ये नैतिकता पे आधारित थी। कैसे? नेक्स्ट, ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले 1971 में एक मिस्टर थॉमसन इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि मॉरल इकोनॉमी, उन्होंने एक तरह से इसकी परिभाषित किया था इसको। इंट्यूटिवली तो हम जानते हैं कि नैतिक क्या होता है, अनैतिक क्या होता है, लेकिन उसको डिफाइन करना, उसको परिभाषित करना जरूरी होता है ताकि सब लोग एक ही बात समझे। तो उन्होंने इसको जो परिभाषित किया था वो किया था 1971 में। उन्होंने कैसे लिखा था, मॉरल इकोनॉमी ऑफ इंग्लिश क्राउड इन 18th सेंचुरी। तो उस समय उनका आधार था कि वहाँ पे इंग्लैंड में वहाँ का किसान विद्रोह बहुत करता था। यही पीरियड, हम इसी पीरियड की बात कर रहे हैं, वहाँ के भी और यहाँ के भी। तो वहाँ उस समय के किसान बहुत विद्रोह कर रहे थे खुद इंग्लैंड। तो उस फिनोमेना को उसने फिर स्टडी किया कि भाई ये क्यों हुआ था। तो उसने बताया कि उसने पाया कि इसका कारण था कि जो एक नैतिक व्यवस्था जो आमतौर पे कृषि प्रधान समाज का बेस होती है वो वहाँ खत्म हो रही थी। वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था तो प्रॉफिट मोटिव जो था, यानी मुनाफा, वो बड़ा मोटिव बन रहा था। तो इसलिए वो उससे वहाँ के किसान पे भी असर पड़ रहा था, तो वो विद्रोह कर। लेकिन वो उसने ये विद्रोह के संदर्भ में किया था, तो वो बात नहीं करती। इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत थी। जो काम किया उसके बाद आगे कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी, उन्होंने आगे फिर से काम किया इसके ऊपर। और जो वियतनाम एक देश है, वो भी कृषि प्रधान देश था, अभी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। तो वहां पे तो उन्होंने कहा कि वियतनाम में कभी विद्रोह नहीं हुए, वहां के किसानों ने विद्रोह नहीं किए। तो क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि वहां पे जो ये नैतिक अर्थव्यवस्था थी ये चलती है। अब नैतिक अर्थव्यवस्था 1976 में ये जो जेम्स स्कॉट थे, इन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा और उसने कहा कि ये जो है पैटर्न ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी होती है लेन देन, जनरॉसिटी, यानी कि जो आप दूसरे के साथ जनरस होंगे, आप थोड़े उसके साथ खुले दिल के होंगे। फोर्स्ड, अंडरस्टैंड द वर्ड फोर्स्ड, मतलब ये आपके ऊपर नहीं छोड़ा जाता। ये उस कम्युनिटी के नियम ऐसे होते हैं कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम इससे हट नहीं सकते। कम्यूनल लैंड एंड वर्कशिप, तो कम्यूनल का यहाँ पे अर्थ है इकट्ठा, यानी जमीन की ओनरशिप। ये जो हम आज के दिन अपना इंडिविजुअल जो जमीन है हमारे नाम, मेरे नाम इतने किले, तेरे नाम इतने, ये अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। उससे पहले जमीन कॉमन होती थी, मतलब कॉमन एक परिवार की होती थी, और उस परिवार का भी हक उसमें इतना होता था कि जितनी वो जोत सके। मान लो उस परिवार के पास 5 हाल है तो 50 एकड़ ही जोत पाता था, एक लगभग 10 एकड़ ही जोत पाता था, तो 50 एकड़ जोत। अगर उसके पास 100 एकड़ है तो बाकी बची हुई 50 को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। वो जिसके पास मान लो 10 हाल है
50 एकड़ है तो उसके पास 5 हल हैं अवेलेबल, वो कर लेगा इन 50 एकड़ के लिए। तो ये कंपलसरी था कि आप ये परिवार उसको ये जमीन दे, नेगोशिएट करके जो बटाई वटाई का बनता है वो करते, लेकिन वो जमीन खाली नहीं रख सकते। तो ये फोर्स्ड जो थे नियमों का पालन इसके अंदर जरूरी है। तो ये जो थी ये हमारे यहाँ पे भी दिए दोनों। नेक्स्ट प्लीज। इंटरडिपेंडेंस, तो ये जो मॉरल इकोनॉमी का आधार है इंटरडिपेंडेंस, यानी कि आप एक दूसरे के बगैर काम चला ही नहीं सकते। अब हमारे गांव का इतिहास अगर आप देखो तो गांव के अंदर बाकी जातियों को बसाना, हमारे यहाँ के गांव किसके नाम से जाने जाते हैं? किसान वर्ग के नाम से। ये फलानों का गांव है। कौन है वो? फलानों का गांव है, मतलब उसके पास वो वहां पे खेती करते। उनकी अब ये जजमान, जो हमारी जजमानी व्यवस्था थी, तो ये जो जिनका ये गांव है ये जजमान हो गए। जजमान का फर्ज है कि वो बाकी को सुरक्षा देगा। अगर उस गांव पे हमला होएगा तो ये जो जजमान है, जो जिनके नाम पे गांव बसा है, ये कर्ज लेके आगे जाएंगे, ये इनकी जिम्मेवारी है। ये उस जिम्मेवारी से छोड़ नहीं सकते। उस टाइम भी ना कह सकते कि मेरे छोरे का बुखार हो गया हाथ। तो the carpenters who made and repaired agricultural implements, the potter who made the pottery, the barber who cut hair, arranged marriages, cobbler who provided villagers with a shoe, water bags, whips, maker who performed the cleaning work. Both these groups represent proletariat, and the castes were locked in an economic and religious ties into intimate interdependence. इनमें से एक को निकाल दो, दूसरे का काम नहीं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो जजमान का मैं एक मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ, अपने इलाके में कहीं पे ये जो मैंने एवरेज लिया है, कहीं पे ज्यादा हो सकता था, कहीं पे कम हो सकता था। ये उसका जजमान का कर्तव्य था, उसकी ड्यूटी थी कि उसकी फसल आएगी तो वो ये देगा, जो उसके साथ जुड़े हुए कारीगर थे उनके। पढ़ना चाहता कोई सा? पढ़ो। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अनदर थिंग, विमेन राइट। आजकल मेरे को बड़ा अचंभा और दुख होता है, मैं जब किसी सड़क से निकलूं तो वहां सती माता मंदिर पीछे, कैसी बात है? हमारे यहाँ पे कोई सती नहीं होती। हमारी अगर कोई विधवा हुई तो ब्याह होता, बेटी को उसका हक मिलता था। अगर उसका ससुराल में काम नहीं चल रहा वो आएगी। जैसे ये अपना रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गजट ये है 1887-84 का, 4% जो जमीन थी बुआई की वो लड़कियों के नाम थी। हर गांव में आपको केसेस मिल जाएंगे जहां पे लड़की आ गई अपने पिता के हक पे और उसके बाद उसका परिवार वहीं पे चल रहा है। तो ये जो विमेन एम्पावरमेंट वाली बात है, ये उस मॉरल इकोनॉमी का हिस्सा है। चलिए आगे प्लीज। ये एक बड़ी बढ़िया बात उन्होंने निकाली थी, क्योंकि उस समय अकाल बहुत पड़ते थे। तो अब अकाल तो अवध में भी पढ़ते थे, बाकी देश में भी पढ़ते थे। तो वो कहते हैं कि क्यों ऐसा था कि यहाँ पे जो अकाल पड़ता था तो ज्यादा मौतें नहीं होती थी, ज्यादा समाज नहीं सफर करता था, क्यों ऐसा? तो उसका वो जवाब देता है कि यहाँ पे वो अवध के साथ तुलना करता है इस इलाके की, और कहता है कि अवध की तरह यहाँ पे वो तालुकदार नहीं है, वो जमींदार नहीं है। जो आजकल लिखते हैं ना कि हमारे इतने, मेरे दादा की इतनी जमीन थी। सारे जमीन मैंने बताया ना 1000 एकड़ गांव की जमीन हुआ करती थी, और उसमें लगभग 100-150 परिवार हुआ करते, तो 10 एकड़ का एवरेज था। कोई तालुकदार नहीं थे।
और वो नहीं थे, वो कौन होते थे? वही होते थे जो एक अलग किस्म से का सोफा बन रहेगा, उसके घर में जाके देखो तो वही बिखरा उठा घर बना पाओगा, ईटों को 15 फालतू बना दिया, उसमें वो रंग बिरंगा से वो फोटो टंगे पाओगे बेकार के, वो कुर्सी एक कुर्सी दूसरी कुर्सी तो मिलती और नहीं होगी। तो ऐसे लोग यहाँ भी होते थे, सबके घर कच्चे थे, सबके घर में भाई मुश्किल से 2-4 खाट हुआ करती, लेकिन सब बराबरी में थे। तो जब अकाल पड़ता था तो सारे का काम चलता था। अवध में इसका तो युद्ध अपने आराम से बैठा रहता और बाकी लोग भूखे मर जाए। तो हमारा इतिहास एक अलग इतिहास, और ये एक बड़ा गर्व वाला इतिहास है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो मॉरल इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई आजकल ये बड़ी फैशन में है। आजकल ये अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इसकी डिबेट हो रही है। ब्राजील में जो प्रेसिडेंट बन रहा है वो ये प्रॉमिस कर रहा है अपने देश में मैं मॉरल इकोनॉमी ले आऊंगा। तो ये मत सोचिए मैं आवाम बात करूँगा। चलो नेक्स्ट। थैंक यू।